नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही एपिक और विशाल विषय पर बात करने वाले हैं। हम जापानी माइथोलॉजी के एक ऐसे खूंखार जीव की कहानी खंगालने वाले हैं जिसका आकार और आतंक दोनों ही बिल्कुल अकल्पनीय थे। इसे अनातो का दैत्य या अकुरु कहा जाता है। लेकिन हम सिर्फ कहानियों तक नहीं रुकने वाले। हम उस गहरी सच्चाई का भी पर्दाफाश करेंगे जो सदियों से इन मिथकों के पीछे छिपी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये अकुरु है क्या। जापानी भाषा में अकुरु का सीधा सा मतलब होता है बुरी मीनार या ईविल वॉच टावर। और सच मानिए, ये कोई आम मछली नहीं थी। माइथोलॉजी के अनुसार ये एक ऐसा राक्षसी जीव था जिसका साइज इतना विशाल था कि ये सिर्फ छोटी मछलियां नहीं खाता था, बल्कि इंसानों से भरी पूरी की पूरी नावों को एक ही बार में निगल जाता था। सोचिए, समंदर के बीचों बीच एक काली मीनार जैसा विशालकाय राक्षस, जो भी इसके रास्ते में आए उसका काम तमाम। अध्याय 1 अनातो का राक्षस। अब ये कोई हवाई कहानी नहीं है जिसने सिर्फ प्राचीन नाविकों को डराया हो। इसका बाकायदा एक पक्का जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कनेक्शन है। अकुरु का इलाका सेतो अंतर्देशीय सागर था, जो आज के ओकायामा प्रांत के पास है। इसे अनातो नो अकुजिन यानी अनातो का दुष्ट देवता भी कहा जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, इसका जिक्र जापान के सबसे पुराने और सबसे अहम ऐतिहासिक ग्रंथों कोजिकी और निहोन शोकी में मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त के कल्चर में इस दैत्य का कितना खौफ था। जरा उस खौफ की कल्पना तो कीजिए। एक ऐसा विशाल दानव जो एक ही घूंट में आपके पूरे जहाज को निगल सकता है। उस जमाने में लकड़ी के छोटे जहाजों पर समंदर का सफर करना वैसे ही बहुत खतरनाक था, और ऊपर से नाविकों के दिमाग में ये डर कि लहरों के नीचे एक ऐसा दैत्य घात लगाए बैठा है जो पलक झपकते ही उन्हें जहाज समेत अपना निवाला बना लेगा। उस वक्त सेतो अंतर्देशीय सागर सिर्फ पानी का हिस्सा नहीं, बल्कि सच में खौफ का दूसरा नाम था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 एक महाकाव्य पौराणिक युद्ध। अब देखिए, जहां इतना खूंखार राक्षस हो, वहां कहानी में एक महान हीरो की एंट्री तो बनती ही है। यहाँ हमारे पास दो अहम किरदार हैं। एक तरफ है यामातो ताकेरू, जो जापान के 12वें सम्राट के बेटे और एक लेजेंडरी योद्धा राजकुमार थे, और दूसरी तरफ है कुमासो, दक्षिण क्यूशू में रहने वाले एक प्राचीन और विद्रोही लोग। हुआ यूं कि राजकुमार ताकेरू को उनके पिता ने इन कुमासो लोगों को हराने के लिए भेजा था। वहां जीत हासिल करने के बाद जब राजकुमार समंदर के रास्ते वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने किबी नो अनाउमी के उथले पानी में प्रवेश किया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, ये उसी समुद्री दानव का इलाका था। और फिर शुरू होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन। ये पूरी लड़ाई 3 चरणों में होती है। पहला चरण, शांत समंदर अचानक उबलने लगता है और वो विशाल दुष्ट मछली राजकुमार के जहाज पर सीधे हमला कर देती है, इससे पहले कि वो दैत्य जहाज को निगले। दूसरे चरण में हमारे नीडर राजकुमार यामातो ताकेरू बिना कुछ सोचे जहाज से सीधे उस राक्षस की पीठ पर छलांग लगा देते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण। पानी में तड़पते और उछलते उस विशालकाय दानव को कसकर पकड़े हुए राजकुमार अपनी तलवार से उस पर तब तक ताबड़तोड़ वार करते हैं जब तक कि वो दैत्य हमेशा के लिए शांत नहीं हो जाता। मतलब बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा सीन। इतनी एपिक कहानी सुनने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि क्या अकुरु सच में एक असली खतरा था? मेरा मतलब है, क्या वाकई कोई इतनी बड़ी मछली थी जो जहाज़ों को ऐसे ही निगल जाती थी, या फिर इस पूरी माइथोलॉजी की सतह के नीचे कोई और ही गहरी सच्चाई छुपी है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और असली राज से पर्दा उठाते हैं। अध्याय 3 ऐतिहासिक वास्तविकता। जब हम इन पौराणिक कहानियों का फिल्टर हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिथक और इंसानी इतिहास आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। दरअसल इन कहानियों का जन्म एक बहुत ही खास पॉलिटिकल माहौल में हुआ था। उस समय यामातो दरबार जापान के सभी जमीनी और समुद्री व्यापारिक रास्तों पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता था। इसलिए राजकुमार यामातो ताकेरू ने किबी और नानीवा, जिन्हें आज हम ओकायामा और ओसाका कहते हैं, वहां कई मिलिट्री कैंपेन चलाए। उनका मेन टारगेट उन बुरी शक्तियों का सफाया करना था जो केंद्र सरकार को चुनौती दे रही थीं। और मजे की बात यह है कि ये बुरी शक्तियां कोई भूत प्रेत या राक्षस नहीं थे, बल्कि ये असल इंसान थे जो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो जरा इस तुलना को देखिए। प्राचीन इतिहासकारों ने बड़ी ही चालाकी से अपने असली इंसानी दुश्मनों को राक्षसों का रूप दे दिया।
कहानियों में जिन्हें पहाड़ों के देवता कहा गया वो असल में पहाड़ों में छिपने वाले डाकू थे। नदियों के देवता कोई और नहीं बल्कि नदियों पर कब्जा जमाने वाले समुद्री लुटेरे थे। तो फिर हमारा ये अनातोर का दैत्य यानी अकुरु क्या था? सिंपल सी बात है, ये किसी बहुत ही ताकतवर समुद्री लुटेरे या विद्रोही नेता का रूपक था जिसका उस पूरे समुद्री रास्ते पर दबदबा था। हिस्टोरिकल रिसर्च से ये भी पता चलता है कि इस अनातो के देवता को मारना कोई दैवीय चमत्कार नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल दांव था। असल में ये किबी के तत्कालीन गवर्नर पर एक एहसान के तौर पर किया गया था। उस विद्रोही नेता या लुटेरे को रास्ते से हटाकर यामातो दरबार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। उन्होंने अपना समुद्री रास्ता भी सुरक्षित कर लिया और वहां की लोकल पावर के साथ एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल गठबंधन भी पक्का कर लिया। अध्याय 4, इंसानों का राक्षसों में रूपांतरण। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट समझने वाला है। प्राचीन काल के ये इतिहासकार सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो असल में सत्ता के लिए प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे। और अकुरु इसका कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। आपने सुचिगुमो का नाम सुना है? ये वास्तव में इंसानों की ही एक ट्राइब थी जो यामातो दरबार के शासन का विरोध कर रही थी। लेकिन प्राचीन कहानीकारों ने अपनी सत्ता का प्रभाव दिखाने के लिए उन्हें इतिहास की किताबों में योकाए यानी भयानक मकड़ी जैसे राक्षसों के रूप में दर्ज कर दिया। विरोधियों को अमानवीय या जानवर साबित करना उस समय सरकार की एक परखी हुई चाल थी। अगर हम अकुरु के मिथक और सुचिगुमो की सच्चाई को आमने सामने रखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। एक तरफ अकुरु है, एक विशालकाय मछली जो नावें खाती है, और दूसरी तरफ सुचिगुमो जो असल में विद्रोही इंसान थे लेकिन उन्हें राक्षस बना दिया गया। दोनों ही मामलों में ट्रिक बिल्कुल सेम है। सोचिए, जब एक विद्रोही नेता को एक भयानक दैत्य बता दिया जाता है तो उसे मारने वाला राजा या राजकुमार कोई क्रूर हत्यारा नहीं लगता है ना? वो तो अचानक से पूरी दुनिया की नजरों में एक महान रक्षक और हीरो बन जाता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। हमें इससे क्या समझ आता है? पहला पॉइंट, क्रूर राजनीतिक विस्तार और कब्जे को छिपाने के लिए मिथकों का एक परफेक्ट ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरा, कहानियों के ये जो भयानक राक्षस थे वो असल में सिर्फ लोकल विद्रोही और समुद्री लुटेरे थे। तीसरा, इन लेजेंड्स के जरिए सरकार ने प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर अपने हिंसक कब्जे को पूरी तरह से सही ठहराया। और एक सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट बताऊं, इन प्राचीन ग्रंथों में अनातो के देवता का जिक्र तो मिलता है, लेकिन इसका ये खास नाम अकुरु सदियों तक किसी रहस्य की तरह गायब रहा। ये नाम तो बहुत बाद में जाकर कहीं 20वीं सदी में वहां की लोकल लोक कथाओं में साफ तौर पर सामने आया। है ना कमाल की बात? अब अकुरु की इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इतिहास के पन्नों में ये फैसला आखिर करता कौन है कि कौन सा इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान नायक बनेगा और किसे एक खौफनाक राक्षस के रूप में याद किया जाएगा? अनातो के इस दैत्य की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जिसके हाथ में कलम होती है वही इतिहास लिखता है और वही तय करता है कि कहानी का हीरो कौन है और विलेन कौन। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही एक और शानदार विषय के साथ वापस लौटेंगे।